Hello everyone, I am Monica. Now today we will start our next chapter, that is magnetic effect of electric current. Okay. So in this chapter we will study about the magnetic effect, what is a magnetism, and then when the electric current is passed through any conductor, it create a magnetic effect or magnetic field around the conductor. सो अल्टीमेटली ये प्रोसेस कैसे होती है, मैग्नेटिज्म किस अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है, 10 के बोर्ड के एग्जाम में इस रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं किस टॉपिक रिगार्डिंग। ओके, वो सारी चीजें हम लोग इन डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है और नेचर में मैग्नेटिज्म कहाँ आता है। तो भाई नेचर में अगर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखें तो ये 3 अलग अलग वे में वर्कआउट करती है, राइट। पहला होता है कि भाई खुद अर्थ एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, राइट। अर्थ के 2 पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। तो ये किसकी वजह से जनरेट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अर्थ के पास है इज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन। वो अर्थ जो रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ जो मोशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर है कुछ सब्सटेंस का, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, तो इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, राइट। ये भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर इसके अलावा हमने जैसे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि अगर किसी कंडक्टर में से हम लोग करंट का फ्लो करें तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली ऐसे अलग अलग वे में हम लोग नेचर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देखते हैं, राइट। तो इसी चैप्टर को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट। ये हमने ये सोचा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के बाद में इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई और ये किसने देखी। तो सबसे पहले जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने एक सर्किट प्रिपेयर करके रखा हुआ था। उस सर्किट में से जब करंट का फ्लो हो रहा था तो उन्होंने देखा कि वहां रखी हुई जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। मैग्नेटिक नीडल में मूवमेंट कब होती है, जब उसकी सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इससे ये पता चला कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने मैग्नेटिक कंपास से चेक किया हुआ था। ओके तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कोबाल्ट, निकेल, आयरन जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उनको हम लोग बोलेंगे मैग्नेट। ओके, अब मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, यू नो दैट थिंग कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ दे तो इसका नॉर्थ पोल अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ पोल को दिखाता है, इसका साउथ पोल जो है वो अर्थ के जोग्राफिकल साउथ पोल को दिखाता है। दूसरी चीज होती है कि कोई भी मैग्नेट जो होता है उसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। ओके, अब अगर हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके अलावा भाई आपने एक बड़ा सा मैग्नेट है उसको और छोटे दो पीसेस में डिवाइड कर दिया तो ईच पीस में वापस नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, राइट। मतलब आप मैग्नेट को कितने भी छोटे पार्ट में डिवाइड करें वो नॉर्थ और साउथ पोल बनाएगा ही बनाएगा। ये मैग्नेट की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। अब मैग्नेट के सराउंडिंग हम लोग देखते हैं ना कि जैसे मैग्नेट की एक स्ट्रेंथ होती है, एक मैग्नेट यहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट को, बट इसके दूर उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो भाई यही क्या होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो अल्टीमेटली मैग्नेट का वो एरिया जहां पर वो अपना फोर्स एग्जिट कर पा रहा है, एक्सर्ट कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सो अ रीजन अराउंड द मैग्नेट, देखिए इंपॉर्टेंट है, अ रीजन अराउंड द मैग्नेट where the force of attraction or repulsion can be detected is known as a magnetic field। मतलब मैग्नेट के सराउंडिंग वो वाला एरिया जहां पर मैग्नेट का अट्रैक्शन वाला फोर्स या रिपल्शन वाला फोर्स वर्कआउट कर पा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें तो किस अकॉर्डिंग होती है उसको हम लोग समझते हैं, मैग्नेट के अराउंडिंग कुछ लाइन जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड्स around a magnet can be detected by using the magnetic compass।
आप मैग्नेटिक सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको आप मैग्नेटिक कंपास से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने मैग्नेटिक कंपास को साउथ पोल के साथ बताया तो वो साउथ पोल ही दिखाएगा, और जहां आपने उसको नॉर्थ पोल की तरफ रखा तो नॉर्थ पोल दिखाएगा, राइट। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। देखिए ये एक हमारे पास में एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट के सराउंडिंग एक सर्कुलर लूप्स बने हुए हैं, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So magnetic field lines are the path around the magnet along which the north pole of a magnetic compass needle tend to move, right? अगर हम लोग देखें तो मैग्नेट के सराउंडिंग एक जो सर्कुलर लूप फॉर्म होते हैं उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो आपको मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताने का काम करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा इमर्जेंट होगी नॉर्थ पोल से। देखिए यहाँ आपको नॉर्थ पोल से डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी, नॉर्थ पोल से जा रही है और साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, राइट, इन अ कंसंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में, ओके। बट अगर हम लोग इनर साइड से देखें तो इट्स गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब वो एक पूरा कंप्लीट लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, और अंदर वाली जो लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, मतलब एक पूरा क्लोज लूप फॉर्म करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट दी पोल्स। देखिए पोल्स पर आपको दिख रहा होगा, पोल्स पर ये मैग्नेटिक लाइन जो है ना बहुत ज्यादा क्लोज होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेट की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो उसके पोल्स पर होती है। क्यों पोल्स पर होती है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ में बहुत पास पास होती है। पास होने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, दैट इज कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक ही चीज पर नॉर्थ और साउथ पोल कोलैप्स हो जाएगा, और ऐसा कोलैप्स नहीं होता है, राइट। ये दोनों हमेशा अलग अलग डायरेक्शन दिखाता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें से अगर आप करंट को फ्लो करना चाहे तो किस अकॉर्डिंग फ्लो होगा उसको हमको समझना है, राइट। तो देखिए इसको मैं समझाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। ये दिया हुआ था मैक्सवेल राइट हैंड, मतलब मैक्सवेल ने दिया था और इसको कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, एक कंडक्टर है उसको आपको राइट हैंड में होल्ड करना है और आपकी फिंगर को इस तरीके से उसको रैप करना है, और जो आपका थंब है उसको आपको स्ट्रेच करना है, राइट। सो इन दिस सिचुएशन जो आपका थंब है वो इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन को, और ये जो इस तरीके से रैप हुई हुई फिंगर्स है ना वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ओके, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये कंडक्टर जो है इस अकॉर्डिंग पकड़ा हुआ है, राइट। अब ये वाली सिचुएशंस में, ओके, या अगर हम लोगों ने करंट ऊपर साइड फ्लो हो रहा है, करंट अगर ऊपर साइड फ्लो हो रहा है तो ये रैप फिंगर्स की डायरेक्शन कैसी जा रही है? इस तरीके से जा रही है। तो रैप फिंगर की जो डायरेक्शन है वो क्या शो कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। जब कभी भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, मतलब करंट कहाँ जा रहा है? अपवर्ड साइड मूव हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए व्हेन दी करंट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमने भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली, तो वही करता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अगर करंट ऊपर साइड फ्लो हो रहा है, अपवर्ड साइड फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, देखिए अब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। जब करंट डाउनवर्ड साइड फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? क्लॉकवाइज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके सराउंडिंग मतलब जब हम लोग किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटिक सर्कल। कैसे होगी? इस तरीके से कंसंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में जमा हो जाती है लाइंस। ओके, अब इसी को उन्होंने एक एग्जांपल से बताया, भाई एक कार्डबोर्ड लेना है हमको, वहां कंडक्टर उसमें से पास आउट करना है और उसके सराउंडिंग हमको आयरन फिलिंग्स वगैरह बिखरा देनी है। ओके, तो जैसे ही करंट का फ्लो होगा
तो वो जो आयरन फिलिंग्स है या आयरन नेल्स वगैरह व्हाटएवर जो भी आयरन के पीसेस है वो कंसंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में उस कंडक्टर के सराउंडिंग जमा हो जाएंगे, और यही बताता है हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इट जनरेट दी साउथ पोल, और जब क्लॉकवाइज होगा तो इट जनरेट दी नॉर्थ पोल। ओके, तो इस तरीके से जनरेशन होता है करंट का। ओके, तो ये है पहला हमारा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ओके, जिसमें कंसंट्रेटिक सर्कल्स फॉर्म हो जाते हैं कंडक्टर के सराउंडिंग। अभी राइट हैंड थंब रूल बता रहा है। ओके, पॉइंट वर्ड्स कर रहा है कि अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी। अब नेक्स्ट है अपना लूप के थ्रू, जब कोई भी लूप के थ्रू जब करंट पास आउट होता है तो इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर, मतलब लूप बना दिए भाई हमने यहाँ पे इसको सर्कल करके क्या बना दिए, लूप बना दिया है। क्लोज लूप में से अब हम लोग करंट को फ्लो करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर मैं करंट की डायरेक्शन देखूं तो दो डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ करंट ऊपर आ रहा है, वापस करंट नीचे आ रहा है, मतलब करंट ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल को हम लोग इस तरीके से अप्लाई करेंगे। यहाँ करंट नीचे आ रहा है, मतलब राइट हैंड थंब रूल को हम लोग इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके, सो जो कंसंट्रेटिक सर्कल्स सराउंडिंग बनते हैं तो ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज भी बनेंगे और क्लॉकवाइज भी बनेंगे। कैसे, तो जहां पर करंट अपवर्ड साइड जा रहा है वहां एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, और जहां करंट डाउनवर्ड जा रहा है वहां पर क्या होगा, क्लॉकवाइज कंसंट्रेटिक सर्कल्स बनेंगे उस कंडक्टर के सराउंडिंग। जो लूप फुल कंडक्टर है उस कंडक्टर के सराउंडिंग, मतलब यहाँ पर एक ही टाइम में दोनों पोल्स हमारे जनरेट हो गए, साउथ पोल भी नॉर्थ पोल भी। जब करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट अपवर्ड फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, और उस टाइम पे साउथ पोल क्रिएट होगा। जब करंट डाउनवर्ड फ्लो होगा तो फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्लॉकवाइज क्रिएट होगी और उस टाइम पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो यहाँ पर दोनों पोल जनरेट हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट चीज, जो बीच वाली लाइन आपको देखिए स्ट्रेट दिख रही होगी, ये वाली जो बीच वाली लाइन है वो आपको स्ट्रेट दिख रही होगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट इन दी सेंटर। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है कि सर्कल दोनों कंसंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में बनेगी, बट जो स्ट्रेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो कैसी होगी, हमेशा इन अ स्ट्रेट मैनर। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, मतलब कोई भी सोलेनॉइड में से जब करंट का फ्लो होता है तो वो किस अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है, राइट। देखिए सोलेनॉइड क्या है पहले उसको हम लोग समझते हैं। आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है और उस पे कॉपर के इंसुलेटेड वायर को रैप कर दिया है, इसी को आप बोलेंगे, आप इसमें से आप करंट को पास आउट कर रहे हैं तो इसी को आप क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ द वायर इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट आयरन कोर का, उस पे इंसुलेटेड कॉपर की वायर को रैप कर दिया जाता है। When the current flow through a solenoid, it behave like a bar magnet. कैसे behave करेगा वो, बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। देखिए एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल। ओके, अब जैसे करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है या करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो एक नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाएगा हमारा साउथ पोल। ओके, the magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet। मतलब बार मैग्नेट का मैंने आपको जैसे बताया था, जिस तरीके से बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है वही सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सोलेनॉइड से भी होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि अगर सोलेनॉइड में से जितने ज्यादा लूप होंगे, जितने आप लूप बनाएंगे, लूप का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इनहैंस होती जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना आप करंट को इंक्रीज करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आप देखिए आपको बार मैग्नेट के लिए मैंने आपको कुछ बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होती है, तो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ टू साउथ होती है इन क्लोज लूप, और जो अंदर से ट्रैवल करती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसी अकॉर्डिंग
मूव हो रही है एक क्लोज लूप में, जहां बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो वो नॉर्थ टू साउथ मूव होगी और अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ मूव होगी। ओके, ये इस अकॉर्डिंग देखिए, आप अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन देखें तो ये साउथ पोल है, राइट, करंट किस अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और करंट जो है वो इस अकॉर्डिंग जा रहा है। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और वहां पे कौन सा पोल जनरेट होता है, साउथ पोल। ओके, अब अगर करंट यहां से नीचे आ रहा है, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और सॉरी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, और उस टाइम पर मैग्नेटिक जो पोल है वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। ओके, जो हमने समझा था मैक्सवेल के राइट हैंड रूल में, वही हम लोग यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में मैं आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन दे देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी सोलेनॉइड में से करंट को पास आउट करते हो, एक्चुअल मैग्नेट नहीं है, बट जब आप उसमें से करंट पास आउट कर रहे हो तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो आपने उस पीस को करंट की वजह से मैग्नेट में कन्वर्ट किया है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ओनली इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में वर्कआउट करते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो हमेशा एज अ मैग्नेट की तरह बिहेवियर करते हैं। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं उनको उनकी जो स्ट्रेंथ है हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट, करंट के फ्लो को बढ़ा दिया तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट के फ्लो को रिड्यूस कर दिया तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पर परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। और अगर एक बिहेवियर देखें तो लॉस, जब करंट को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, मतलब किसी भी सोलेनॉइड से या किसी भी कंडक्टर में से आपने करंट को स्टॉप कर दिया तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी स्टॉप हो जाएगा, पर परमानेंट मैग्नेट का ऐसा नहीं होता। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड है या मैग्नेटिज्म जो है वो शो करते रहते हैं। ये अल्टीमेटली सॉफ्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए होते हैं, और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो हार्ड मटेरियल के बने हुए होते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ओके, अब जो अगर इनका पोल है, जैसे परमानेंट मैग्नेट में अगर आप बार मैग्नेट देखें तो उनका पोल फिक्स होगा, नॉर्थ यही होगा साउथ यही होगा, राइट, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं होता। आप जो है ना करंट की डायरेक्शन को चेंज कर इनकी पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और एक चीज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। आप देखते हो ना कि बड़ी बड़ी क्रेन जो होती है वो कार्स को उठा लेती है, बड़े बड़े कंटेनर्स को उठा लेती है, व्हाई, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो वहां पर हम लोग स्ट्रेंथ ये हम लोग परमानेंट मैग्नेट से नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती है, मिनिमाइज होती है, कम होती है। ओके, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब कभी भी आपने मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा है तो भाई उसमें फोर्स अप्लाई होगा, राइट। फोर्स क्यों अप्लाई होगा, देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जब आप कंडक्टर में से करंट का फ्लो कर रहे हो तो उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो जा रहा है, और उस मैग्नेटिज्म की वजह से वो साइड में रखे हुए मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, और उसी वजह से ये फोर्स का क्रिएशन होता है वहां पर। ओके, सो A.M. Ampere suggested that the current carrying conductor produces a magnetic field and exert a force on a magnet. Then a magnet should also exert the force on the current carrying conductor. मतलब दोनों चीजें, मैग्नेट भी कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, कंडक्टर भी मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पर किस अकॉर्डिंग हमको ये करना है। इफ एन aluminum rod is suspended horizontally by the wire between the pole of the horseshoe magnet, horseshoe magnet लेना है, उसमें हम लोगों ने एक जो कंडक्टर है उसको फिक्स कर दिया है उसके बीच में। ओके, then the aluminum rod is displaced, aluminum rod जो है वो अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करेगा। if the direction of current is reversed
द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड, मतलब अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. द फोर्स एक्सिट इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. और ये फोर्स कब ज्यादा होगा? जब जब कंडक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा. किसके? मैग्नेटिक फील्ड के. ओके, अब इसी को समझाने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? तो लेफ्ट हैंड रूल है भाई, तो लेफ्ट हैंड को आपको लेना है और आपकी 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करना है. और इस अकॉर्डिंग स्ट्रेच करना है कि तीनों फील्ड एक दूसरे के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. ओके, अब आपका जो थंब है इट पॉइंट टुवर्ड्स द फोर्स. ओके, ये थंब क्या बता रहा है? फोर्स को इंडिकेट कर रहा है. और ये जो इंडेक्स फिंगर है वो बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो शो करेगी आपकी करंट की डायरेक्शन को. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द current carrying conductor in a magnetic field is given by the Fleming left hand rule. Left hand rule से दी जाती है. It states that if you hold the thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other such that the forefinger किसकी तरफ point करेगी? The direction of magnetic field, and the middle finger point the direction of the current, and the thumb show the direction of the force. Okay, जो फोर्स लग रहा है और कंडक्टर में मोशन होगा ना, उस डायरेक्शन को बताएगा आपका थंब. सो इसी को हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि ये किस अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है. देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक जो क्वेश्चन आपसे स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैं आपको समझाऊंगी. इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है, राइट. ये जो क्रॉस क्रॉस है वो बता रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर होते हैं डॉट डॉट फॉर्म में जो बताता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मूव कर रही है. ओके, इनसाइड मतलब इनसाइड और ये आउटसाइड, इस तरीके से. ओके, ये वाली होगी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाली होगी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन अगर इनसाइड है तो अपवर्ड साइड, और अगर यहाँ साइड है तो डाउनवर्ड साइड. ओके, अब इस तरीके से हमने ये बताया हमारा मैग्नेटिक फील्ड को. ये जो स्ट्रेट लाइन बता रहा है वो आपका क्या बता रहा है? करंट. तो देखिए इस टाइम में आपको अगर इस डायग्राम से बताऊं मैं तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रही है. तो उस टाइम पर फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो इस सिचुएशन में फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. अब मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, राइट, इस अकॉर्डिंग अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये शो करेगी, राइट. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी यहाँ साइड है, मतलब बाहर साइड है. तो उस टाइम पे फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड साइड. इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन को एक दूसरे के साथ में मिक्स करके निकाल सकते हैं. ओके, अब देखिए इस पे एक और बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इजी भी है. कैसे आप समझेंगे हम लोग? ये देखिए मैं एक क्वेश्चन है जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उधर वाली डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड दिखाई गई है, राइट. अब हमको ये बताना है कि जो ये करंट की डायरेक्शन है, राइट, करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? देखिए इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ मूव हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस साइड. करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड. तो करंट हमारा कहाँ मूव हो रहा होगा?
इस साइड, हमेशा ध्यान रखिए, जहां इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर, हमको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं बताई थी, ऊपर डायरेक्टली हमको करंट की डायरेक्शन बताई थी, बट जहां भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताई जाती है, मतलब आप समझ लेना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिटली मूव हो गए, मतलब करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट मूव होगा, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा, यहाँ साइड। ओके, अब अगर करंट जो है ये दिखाता है हमारी करंट की डायरेक्शन, अब करंट जो है वो अगर यहाँ साइड मूव हो रहा है तो टोटली अपोजिट कंडीशन आ गई, राइट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी इस साइड होगी, और जो कंडक्टर है वो कहाँ साइड मूव करेगा, डाउन साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे ने बताया था, कैसे बताया था समझिए इसको। The motion of the magnet with respect to a coil or a charge in a magnetic field include the potential difference in the coil and produce the induced current। मतलब अगर आप करंट, मतलब किसी भी कंडक्टर में आप मैग्नेट की मूवमेंट करवाओगे तो इट आल्सो क्रिएट दी करंट, मतलब आपने मैग्नेट को मूव करवा के करंट को इंड्यूस करवाया, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, आप देखिए यहाँ पर आप इनसाइड और ये आउटसाइड, तो इससे क्या हो रहा है, करंट डिटेक्ट हो रहा है। अब आप एमीटर लगा के जब आप इस मैग्नेट की मूवमेंट करवाओगे कंडक्टर के साथ, कंडक्टर के इनसाइड और आउटसाइड, तो आप देखोगे कि एमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर हो रहा है, जो क्या बता रहा है, करंट इंड्यूस हुआ है वहां पर। सो ये मैग्नेट करंट इंड्यूस हुआ है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। अब अल्टीमेटली अगर हम लोग डोमेस्टिक करंट को देखें तो डोमेस्टिक करंट जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है, सॉरी डोमेस्टिक करंट नहीं, हम लोग अल्टीमेटली करंट को देखें तो वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट करंट और एक होता है इनडायरेक्ट करंट। अब अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं वो समझते हैं। डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं डीसी, अ करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। द करंट वी गेट फ्रॉम द बैटरीज, बैटरीज से जो करंट मिलता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, अ करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, राइट, मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ओके, मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस दी अल्टरनेटिव करंट, हमारे बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे स्टेशन पर अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस किया जाता है। एसी चार्जेस डायरेक्शन एवरी 1 बाय 100 सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज, कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी करंट की, 50 हर्ट्ज। One advantage of AC over the DC is that can transmit it over a long distance without much loss of energy, right? तो AC can travel safely over the long distance, है ना, बट डीसी जो है डीसी कैन नॉट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो ये एक हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी, जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 50 और 50 हर्ट्ज नियर अबाउट। ओके, और जो डायरेक्ट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0। ओके, 0 होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। करंट की डायरेक्शन हम लोग रिवर्स कर सकते हैं किसमें, अल्टरनेटिव करंट में, बट डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन एक ही होती है। अब अगर हम लोग बात करें तो डीसी जो करंट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कंपेयर टू एसी के, और जो एसी करंट होता है वो चीपेस्ट होता है डीसी जनरेशन के। ओके, मतलब एसी में आपको ये समझ लो कि जनरेशन के लिए ज्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा, और डीसी में वो एक्सपेंस जो होते हैं, एक्सपेंसिव कौन होगा, डीसी देन दी एसी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसमें पूछा जाता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें तो 3 टाइप की वायर है, जो ग्रीन कलर की होगी, एक होगी अर्थिंग वायर, और एक होगी रेड कलर की लाइव वायर, और तीसरी वाली होती है न्यूट्रल वायर, राइट।
अगर हम लोग अर्थिंग वाली वायर को देखें तो वो सडनली ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है और जो अपने करंट को डायरेक्टली मतलब जो एक्सेसिव करंट फ्लो होता है उसको डायरेक्टली अर्थ में ट्रांसमिटेड करती है। लाइव वायर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, रेड कलर की होती है। ओके, ये देखिए पहले अगर मैं बात करूं अर्थ वायर जो कैसे होगी, ग्रीन कलर में होगी, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं यहां से लिखती हूँ अर्थ वायर। ये कौन सी होगी, ग्रीन कलर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जो है वो अर्थ के सेंटर में एक मेटेलिक प्लेट से कनेक्टेड होगी। ओके, और ग्राउंड से जो भी शॉक आ रहा है या जो भी एक्सेसिव करंट आ रहा है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगी। दूसरी चीज होती है लाइव वायर। लाइव वायर जो है दूसरी है लाइव। लाइव कौन से कलर की होगी, रेड कलर की। ओके, ये मोस्टली करंट को कैरी करती है। हमारे घरों में जो भी करंट आएगा, सर्किट में जो भी करंट का सप्लाई होगा वो इसी लाइव वायर से होगा। और तीसरी होती है लाइव वायर पॉजिटिव होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और तीसरी होती है न्यूट्रल वायर जो कि कौन सी होगी, ब्लैक कलर की होगी। कौन सी होगी, ब्लैक कलर की होगी और ये निगेटिव होती है। ओके, जो भी करंट आ रहा है वो अगर एक्सेसिव है तो वो न्यूट्रल वायर में जाएगा। न्यूट्रल वायर में जैसे ही न्यूट्रल और लाइव वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज और इसके बारे में पढ़ने से पहले ये वाला एक पैराग्राफ में पढ़ देती हूँ आपको। इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाई थ्रू दी मेन। ओके, इट हैज टू वायर, दो वायर है भाई। एक वायर लाइव वायर है जो पॉजिटिव वायर होती है और विथ अ ग्रेट इंसुलेटेड, उस पर क्या लगा होता है, ग्रेट इंसुलेटर, इंसुलेशन लगा रहता है। ये आपके बुक का ऐसी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसीलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। ओके, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपकी बुक में एज इट इज है जिसपे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो न्यूट्रल वायर होती है वो निगेटिव होती है, वो ब्लैक इंसुलेटेड कवर से कोडेड होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट। क्योंकि भाई न्यूट्रल वायर जो है वो कोई करंट कैरी नहीं करती और लाइव वायर जो है वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके, सो द अर्थ वायर जो कि किसकी होती है, ग्रीन इंसुलेटेड कवर से कंटेन होती है और जो नीचे मेटेलिक प्लेट से जुड़ी हुई होती है। Two separate circuits are used, one of 15A for the appliances which are higher rating। मतलब दो मेन हम लोग सर्किट, सेपरेट सर्किट यूज करते हैं। उसमें एक जो है 50A फॉर दी, मतलब जो 15 एम्पियर वाला जो होता है वो किसके लिए होता है, हायर रेटिंग, जैसे गीजर है, एयर कंडीशन है, जो आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट जिसपे वर्कआउट करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स है। द अदर इज अ 5 एम्पियर वाला जो सर्किट होता है वो होता है जो किसके लिए वर्कआउट करता है, फैन है, बल्ब है, छोटे छोटे गैजेट्स के लिए। आपने देखा होगा घरों में दो तरीके की पिन्स होती है, जहाँ बड़ी वाली पिन्स होती है जहाँ आपका जैसे हम बोले जनरेटर्स लगे होते हैं, इन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर्स की वायर लगी हुई होती है। तो बड़ा वाला जो मशीन की वायर लगी होती है ये क्या होता है, बड़ा वाला सॉकेट होता है जहां पर आपका 15 एम्पियर अप्लायंसेस के लिए लगा होता है। दूसरा 5 एम्पियर जो है वो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो आपके बेसिक फैन चलाएंगे, लाइट चलाएंगे, बल्ब चलाएंगे। ओके, और अगर हम लोग देखें so the different appliances are connected in a parallel so that the appliances get equal voltage and even if one is switched off that other is not। देखिए हम लोग प्रेफरेंस देंगे कि सारे जो भी कनेक्शन है वो कैसे हो, पैरेलल हो। क्योंकि आपने देखिए लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा अगर सीरीज में लगा हुआ होगा तो भाई अगर एक सर्किट ब्लॉक हो गया तो उससे रिगार्डिंग जितने भी सीरीज में सर्किट्स लगे हुए होंगे वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग पैरेलली लगाएंगे तो वोल्टेज एक जैसा सप्लाई होगा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज करंट अलग अलग जाएगा, राइट। बट अगर हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टेज जो है वो अलग अलग होगा और करंट जो है वो एक जैसा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सीरीज में प्रेफर नहीं करते। द अप्लायंसेस हैविंग द मेटालिक body like the electric fan, refrigerator etc, their metallic body is connected to the अर्थिंग वायर। जितने भी मेटल के बने हुए कंपोनेंट्स है आपके गैजेट्स है उनकी वायर किससे कनेक्टेड होती है,
जहां आप लगाओगे तो किससे कनेक्टेड होगी? वो अर्थ वायर से, कि भाई अगर करंट का लीकेज हो तो वो मेटल बॉडी से आप तक नहीं पहुंचे और डायरेक्टली अर्थ की जो एब्जॉर्बिंग डिस्क है वहां तक ही चले जाए, और इससे इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग बहुत हद तक प्रिवेंट कर पाते हैं। ओके अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरीके की सेफ्टी डिवाइसेस है। जब आपका वोल्टेज कम ज्यादा होता है या करंट का इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो सडनली क्या होता है कि जो फ्यूज की वायर है वो हाई वोल्टेज की वजह से या हाई करंट के सप्लाई की वजह से मेल्ट हो जाती है और आगे करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो गैजेट्स को हार्म होने वाला था वो नहीं होता और आपके गैजेट्स एक तरीके से protected हो जाते हैं। So electric fuse is a safety device used in electric circuit to protect the circuit and appliances from the damage due to a overloading or short circuit, right? It is a wire having the high resistance and low melting point. High resistance होता है और melting point क्या होता है? Low होता है। फ्यूज की जो वायर होती है they have the high resistance and low melting point, ध्यान दीजिएगा। If excessive current flow through the circuit, the fuse wire melt, fuse wire क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी एंड ब्रेक द सर्किट। सर्किट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट का फ्लो आगे नहीं हो पाएगा, आपके जो गैजेट्स है वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ओके सो फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ द मेटल और एन अलॉय ऑफ मेटल। लाइक फ्यूज की जो वायर है किस किस की बनी होती है? या तो मेड होगी वो मेटल से या फिर अलॉय ऑफ मेटल से। जैसे लीड है, टीन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसका यूज किया जाता है फ्यूज की वायर को बनाने के लिए। और हमेशा ध्यान रखिए जो फ्यूज है वो वायर से कैसे कनेक्टेड होंगे? सीरीज में, कि भाई करंट एक जैसा फ्लो हो पाए। ओके अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सारी चीजें एक जैसी चलेगी करंट के साथ। ओके लाइव वायर के साथ ये हमेशा कैसे कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। अब ओवरलोडिंग क्या होती है? तो ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है कि ओवरलोडिंग इज अ कॉज ड्यू टू अ इंक्रीज इन अ वोल्टेज। अगर इंक्रीज हो जाए तो ओवरलोडिंग बोलते हैं। और इफ अ लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इन द कॉन्टेक्ट, टू मच अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट पर बहुत सारे अप्लायंसेस चलाने की कोशिश करें तो वो भी क्या होता है? ओवरलोडिंग कॉज करता है। इट रिजल्ट इन द ओवरहीटिंग ऑफ वायर्स। वायर्स में ओवरहीटिंग हो जाती है और ओवरहीटिंग की वजह से जो सर्किट है या जो अप्लायंसेस है वो क्या हो जाएंगे? आपके डैमेज हो जाएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? जब आपकी लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाती है तो वहां पर स्पार्किंग क्रिएट होती है। ओके सो शॉर्ट circuit is a cause when the live wire and the neutral wire come in a contact and the current suddenly increases in the circuit. It causes the spark, fire and damage to the circuit or appliances. मतलब सडनली जो शॉकिंग होती है, ब्लास्ट होता है बहुत बार, तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। राइट इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ये जो लास्ट वाले पैराग्राफ है उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा थंब हैंड राइट हैंड थंब रूल, राइट उसके अलावा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फोर्स कंडक्टर के थ्रू, सोलेनॉइड के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर जो मैंने बताया आपको क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन डिटेक्ट करनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की या करंट की या फोर्स की। ओके इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड को प्रॉपरली अरेंज करना है जो डायग्राम दिया उस पर, और आपको उससे आइडेंटिफाई करना है जहां पे भी आपका फोर्स इंडिकेट होगा वो क्या दिखाएगा? आपकी थंब की डायरेक्शन को। ओके तो अब हम लोग मिलते हैं वापस एक नए चैप्टर के साथ में। ओके बाय बाय, थैंक यू।